Good morning, all of you. Today, from the platform of Vedanta IS, I am going to discuss the strategy for prelims. Now, we all know the prelims is very near to us. Okay? तो कैसे तैयारी, अभी तो तैयारी आप लोगों ने कर लिया होगा, अभी लास्ट मोमेंट जो बचा हुआ है उसमें क्या क्या कैसे करना है, और फर्दर those who are going to appear in 2021, for that it will be, this class will be very much beneficial. ठीक है ना? जो 2021 के लिए तैयारी करने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत क्या है, महत्वपूर्ण होगा ये सेशन. ठीक है, तो ज्यादा समय न गवाते हुए सीधे हम लोग किस पर आते हैं, टॉपिक पर. देखिए, जब हम प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है भूगोल, ज्योग्राफी, द क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी. ओके, इंडियन ज्योग्राफी एज वेल एज वर्ल्ड ज्योग्राफी. बस. नाउ सिलेबस में इतना है लिखा हुआ है. दैट मीन्स व्हाट? सिलेबस इज नॉट एंटायरली, इट इज ओपन एंडेड. ठीक है ना? ओपन एंडेड अर्थात कहां से कहां तक, दिस इज नॉट क्लियर. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा दूसरा चीज क्या है, सिलेबस इज नॉट एलोबोरेटेड. सिलेबस को यूपीएससी ने एलोबोरेट नहीं किया है. मेंस में तो थोड़ा बहुत कर भी दिया है, तो प्रीलिम्स में एलोबोरेट नहीं किया है, एक्सप्लेन भी नहीं है पूरी तरह से अच्छा से. सो not explained, not elaborated, open-ended syllabus is provided by UPSC. That means what? Everything under sun. Okay? Everything under sun. यानी कि सूर्य के नीचे जो भी चीजें हैं, इससे संबंधित, भूगोल से संबंधित, वो सभी प्रश्न आने की संभावना है. लेकिन अब इतना बड़ा कैसे पढ़ सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि सिलेबस को अच्छा से डिफाइन नहीं किया गया है, ओपन एंडेड है. तो हम कैसे तैयारी करें? तो देर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ अ बाउंड्री. हमें एक निश्चित सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी. क्यों निश्चित सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी? ताकि हम एक निश्चित समय में भूगोल की तैयारी कर सकें. ओके, देयर इज अ नीड टू ड्रॉ बाउंड्री. व्हाई? टू प्रिपेयर एवरीथिंग ऑफ ज्योग्राफी विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम. ठीक है, एक निश्चित सीमा में उसको हम क्या करें, तैयारी कर सकें. दूसरा चीज, क्योंकि हमें सिर्फ ज्योग्राफी ही नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब अगर हम एक टाइम फ्रेम निर्धारित कर लेंगे तो देन क्या होगा, वी विल फोकस ऑन अदर सब्जेक्ट ऑल्सो. सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, स्ट्रेटेजी फॉर सिविल सर्विस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज पढ़नी है. 4 जीएस का पेपर है, चारों में भी क्या है, बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं. जैसे आपको पेपर फर्स्ट में ही आपको उसमें हिस्ट्री भी है, कल्चर भी है, ज्योग्राफी भी है. ये जीएस का पार्ट है, मेंस का. लेकिन प्री में तो आपको एक ही पेपर में आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे. तो कैसे, किस हिसाब से पढ़ा जाए, कैसे इसकी तैयारी किया जाए, हाउ टू प्रिपेयर टू एटलीस्ट 70 to 80% क्वेश्चंस क्या करें हम लोग इन द एग्जाम हॉल, और when we appear in exam, जब हम एग्जाम में appear करेंगे, at that time we are able to solve that paper. 70 to 80% from geography point of view I am telling. अब देखिए, सबसे पहले हमें एनालिसिस करना पड़ेगा. अब स्ट्रेटजी के लिए हमें वी हैव टू गो बैक इन द सेंस की हमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को, पैटर्न को देखना पड़ेगा कि हाउ मच वेटेज इज गिवन टू ज्योग्राफी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
before starting the preparation. Okay. Second thing is the nature of questions. कि क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, और उसी आधार पर क्या करना है, वी ऑल हैव टू प्रिपेयर. ओके. फ्रॉम क्लास साइड I have to give each and everything. The institution is responsible to give you each and everything which is required for the passing of your examination. Simple. Because it is the responsibility. और हम लोग ऐसा ही करेंगे कि from our side we will do each and everything. आई एम नॉट गोइंग टू क्लेम कि हम क्या करेंगे 100% आपको क्वेश्चंस वहां से करा देंगे, नो, बट एटलीस्ट 80 to 19% क्वेश्चंस जो हम लोग पढ़ाएंगे, बताएंगे, हमारा इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड करेगा, आवर ग्रुप ऑफ फैकल्टी जो है वो प्रोवाइड करेंगे. उस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि आप लोग को कम से कम 80 to 90% क्वेश्चंस क्या करेंगे, आप लोग एग्जाम हॉल में सही करने में सक्षम होंगे. दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज आवर ड्यूटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी वी आर टेकिंग. हम लोग दोनों इसको ले रहे हैं. ठीक है. अब देखिए, तो स्ट्रेटजी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गो बैक. और जब से सिलेबस में परिवर्तन हुआ है, and how many questions UPSC is asking in preliminary examination, we have to look about that. अब देखिए, टू 2011 से मैं एक आपको फिगर बता रहा हूं. 2011, 12, 13 जहां से आपको चेंजेस देखने को मिलता है. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19. Okay? In 2011, the UPSC has asked 11 questions from geography. Okay? 2012 में 12 क्वेश्चन पूछता है. 2013 में 9 क्वेश्चन पूछा गया है, 9 क्वेश्चन. 2014 में अगेन 12 क्वेश्चन पूछा जाता है. 2015 में 14 क्वेश्चन. 2016 एंड 17 ये दोनों क्या हैं, 11, 12, 9, 12. ओके. देन okay, look here. In 2016 and 17, the number of questions has reduced to 7. Okay, in each year. So in 16, UPSC has 7 question, 7 question. 17, 7th question. 2018, again the number is not very significant, but 8. And 2019, the number has increased to 40. So this is the pattern, the UPSC, this is the number of questions UPSC has asked in the previous years. Okay, and I have taken from 2011. मैं 2011 से क्या कर रहा हूं, इसका ट्रेंड लिया हूं. क्यों लिया हूं, क्योंकि 2011 के बाद there is a significant change in the number of questions UPSC is asking. वहां से थोड़ा बहुत चेंजेस आया है. ठीक है. Now, when we look this number of question, that means it indicates that 7 to 14. This is the range of question. 14 is very significant number. Okay? और 7 मिनिमम 7 क्वेश्चन और मैक्सिमम 14 क्वेश्चन. Okay, from this pattern, the number of questions every year UPSC is asking, on the basis of that, इस आधार पर हम देखते हैं कि 7 मिनिमम क्वेश्चन और मैक्सिमम 14 क्वेश्चन पूछे गए.
दैट मीन्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन जो हमारा होगा अराउंड इसी के बीच होगा एवरी ईयर। दैट मीन्स गुड क्वेश्चंस। अगर 7 आता है, 10 आता है, 12 आता है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी चीज क्या है कि ज्योग्राफी इज अ वेरी डायनामिक सब्जेक्ट। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज नीडेड। ओके, यानी कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और यूपीएससी का ब्यूटी क्या है? द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी इज फोकसेस ऑन द क्लियरिटी ऑफ कंसेप्ट। सबसे बड़ी चीज यही है कि आपको कंसेप्ट पे ज्यादा क्वेश्चन होता है। एंड ज्योग्राफी जो है बहुत कुछ किस पर डिपेंड है? इंटायरली is based on concept. For example, just I am giving example. If you are aware about the geological structure of certain part of India or world, अगर आप किसी क्षेत्र विशेष की भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, इफ यू आर अवेयर अबाउट द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, व्हाट इज जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर? द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर और अर्थ क्रस्ट। अर्थात उस क्षेत्र विशेष का, किसी क्षेत्र विशेष की हम चर्चा कर रहे हैं, अगर वहां के चट्टानों के बारे में जानना। ओके, suppose you know about that area, the geological structure of that area. जब आप जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जान जाओगे कि किस प्रकार का रॉक है वहां, तो आप वेरी इजिली यू कैन आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मिनरल्स। वेरी इजी कि वहां कौन कौन सा मिनरल्स पाया जाता होगा, कौन कौन सा नहीं पाया जाता होगा। वेरी इजी। उसके बाद वी ऑल नो हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड। सॉइल कैसे बनता है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। करंट मटेरियल तो यही है, चट्टानों के टूटने फूटने से जो लूज लेयर का निर्माण होता है उसे हम मिट्टी कहते हैं। तो अगर हमें रॉक टाइप मालूम है तो हमें उस क्षेत्र की मिट्टी के बारे में भी मालूम होना पड़ जाएगा कि किस प्रकार की मिट्टी होगी। जैसे एग्जांपल हम यहां दिया क्या है, ये हमारा जो है वॉल्केनिक स्ट्रक्चर है, हमारा लावा प्लेट्यू है। लावा प्लेट्यू, लावा पठार है, महाराष्ट्र का पठार। और हमें मालूम है कि डिसइंटीग्रेशन, लावा का जो पठार है ये बेसाल्टिक रॉक से बना है, बेसाल्ट, ठीक है ना। जैसे क्या है, सब इंटीरियर ऑफ द अर्थ है। लावा कहां से निकलता है? मैग्मा इज कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अगर वो धरातल के नीचे ही जमा हो जाता है, इफ द मैग्मा सॉलिडिफाई इनसाइड अर्थ, तब क्या बनेगा? ग्रेनाइट रॉक बनेगा। ये पढ़ा हुआ है, पढ़ेंगे आप लोग। और जब यही मैग्मा धरातल पर आ जाता है तो इट विल फॉर्म बेसाल्ट रॉक, बेसाल्ट चट्टान बन जाता है। ये आपको मालूम है। और आपको ये भी मालूम है कि बेसाल्ट चट्टान जो है अगर वो एक्सपोज्ड हो जाए रहे लंबे समय तक, इफ बेसाल्ट रॉक इज एक्सपोज्ड in environment for a longer period of time, it will be very soft. अगर बेसाल्ट चट्टान लंबे समय तक क्या रहे, धूप पानी मिट्टी उसको मिलता रहे, तो यह एकदम क्या हो जाता है? मुलायम हो जाता है। और यह टूट फूट जाता है और इससे क्या बनता है? काली मिट्टी बनती है। तो बताइए, आप रॉक जान गए तो आप वहां की मिट्टी के प्रकार जान जाएंगे, ठीक है। आप मिनरल जान गए वहां के, तो आप वहां बता सकते हैं कि यहां कौन कौन से उद्योग लगने की संभावना है। द पॉसिबिलिटीज ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर डिटरमाइंड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। ये आप पढ़ेंगे।
ठीक है ना। तो कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट इन्वॉल्व, देयर इज नो नीड टू क्रैम, आपको रटने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, व्हेन यू विल नो अबाउट, जब आप जान जाओगे तो वेरी इजिली यू विल आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रॉक, द टाइप्स ऑफ रॉक विल डिटरमाइन द minerals, the slope of that area, types of rock will determine the type of soil and climate of that area will give you the clear picture of the economic activity of the people of that area. Okay, आप अगर मिट्टी के बारे में जान जाओगे तो क्या होगा, आपके सामने आप बहुत आसानी से यह पता लगा लोगे कि वहां के लोग किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। एग्रीकल्चर, कौन कौन से फसल उपजाते होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है आपको मालूम चल जाएगा इससे। तो इसीलिए क्या है, यूपीएससी का जो सिलेबस ऐसा डिजाइन किया हुआ है जिसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बहुत अधिक इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मैं ये नहीं कहता कि फैक्ट्स बेसिस क्वेश्चन नहीं आते, जरूर आते हैं, बट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन वैसे क्वेश्चन जो पूरी तरह क्या है आंकड़ों पर आधारित हैं, उनकी संख्या बहुत कम होती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये चीजें हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको बताया कैसे कैसे कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। अब देखिए, जब हम क्वेश्चन देखते हैं यूपीएससी का, तो दो फील्ड से, ज्योग्राफी में दो फील्ड से क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस आते हैं, एक है आपको कोर एरिया, कोर अर्थात कोर एरिया से तात्पर्य उस एरिया से है जो क्या है आपको, जिसका संबंध समसामयिक घटना से नहीं है। जैसे मान लिया कि क्वेश्चन पूछ दिया इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, तो ये क्या है, कोर एरिया, जो किताबों में मिलता है आपको। और चूंकि मैंने क्या बताया कि ज्योग्राफी जो है ये आपको इतिहास जैसा नहीं है, कि उसमें क्या है, इतिहास में जो बातें लिखी हुई है वही है, उसमें हम कोई कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो कोर एरिया ही होगा। लेकिन ज्योग्राफी में क्या है, एक तो है कोर एरिया के क्वेश्चंस, जैसे आपको मैंने क्वेश्चन पिछली बार का क्वेश्चन बताता हूं कि 2019 का क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत 5 राज्यों में स्थित है। ओके, नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 2 ऑप्शन, हिमालय माउंटेन इज located in 5 states of India. First. Second is Western Ghat, Paschimi Ghat is spread in 5 states. 5 राज्यों में फैला है। थर्ड, ये 2019 का क्वेश्चन है। तीसरा, पुलिकट लेक, पुलिकट झील 2 राज्यों में स्थित है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2019। हिमालय is in 5 states of India, Western Ghat is in 5 states of India, Pulicat Lake is in 2 states. This is the question of 2019. Okay, now look here.
ऑप्शंस क्या क्या थे? ए, ऑल थ्री। एक बार ऑप्शन देख लीजिएगा, वैसे मैं बताता हूं। तीनों क्वेश्चन, तीनों निम्न में से कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तीनों सही है। बी, एक एंड दो सही है। सी, दो और तीन सही है। और डी, ओनली थर्ड इज राइट। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ये आपके ऑप्शंस हैं। अब ये क्या है? 4 एरियाज के क्वेश्चन। 4 एरिया, देयर इज नो करंट अफेयर्स इज इन दिस क्वेश्चन। आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको ये सब क्वेश्चंस मिलेंगे। ये 2019 का है, पहले का, जिस समय आपको ये जम्मू कश्मीर को 2 भागों में नहीं बांटा गया था, उसके पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, आपको जानना पड़ेगा कि पुलिकट झील कहां है। तो पुलिकट लेक कहां है? ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन दोनों राज्य की सीमा पर स्थित है पुलिकट लेक। और पुलिकट लेक में ही क्या है? श्रीहरिकोटा आइलैंड है, जिसे सतीश धवन रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो है, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है इंडिया का, सतीश धवन रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है, इसी पुलिकट लेक में। तो दिस ऑप्शन वॉज करेक्ट। यही क्वेश्चन क्या था? करेक्ट था ऑप्शन, बाकी तीनों गलत थे। कैसे? क्योंकि वेस्टर्न घाट उत्तर में गुजरात आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर गोवा राज्य आता है, उसके बाद कर्नाटक आता है, और उसके बाद केरला आता है। लेकिन कर्नाटक का 1 2 3 4 5 हो गए, और तमिलनाडु का नीलगिरी भाग जो है वो कहां है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? ये गलत है। अब ये कैसे? ये क्या है? कोर एरियाज हैं जो आपको पढ़ने से आएगा। उसी तरह हिमालय, जिस समय मैंने कहा कि उस समय जम्मू कश्मीर नहीं बना था, तो जम्मू एंड कश्मीर राज्य, उत्तराखंड राज्य, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उसके बाद सिक्किम, दार्जिलिंग इज अ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये आ गया, और अरुणाचल प्रदेश। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये भी गलत हो गया। सो दीज थिंग्स आर कोर थिंग्स। ये चीज क्या है? आधारभूत बातें हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इस तरह रहते हैं, और कुछ क्वेश्चन कैसे रहेंगे? आपको आधारिक यानी कि कोर पार्ट से भी होगा और करंट से भी जुड़ा होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी आपने एक न्यूज पढ़ा होगा अभी साइक्लोन के बारे में, फानी साइक्लोन। ठीक है, फानी साइक्लोन। अब देखिए, फानी साइक्लोन आपको उड़ीसा के तट को क्या किया? हिट किया था अप्रैल महीना में। अब देखिए, साइक्लोन जो है ये बेसिक पार्ट है, कोर पार्ट है, लेकिन फानी साइक्लोन 126 साल बाद, 126 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि अप्रैल महीना में आया है ये साइक्लोन। क्योंकि अप्रैल महीना में साइक्लोन नहीं आता, मई जून में आता है। 126 सालों में।
अब ये चीजें, उसके बाद देखिए, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो किसके बीच आता है? सामान्यतः 8 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच आता है। 5 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है, अक्षांश के बीच दोनों गोलार्धों में आता है, ठीक है। लेकिन ये फानी जो है इसकी उत्पत्ति 2 डिग्री पे हुई है, 2 डिग्री अक्षांश। अब ये आपको जानना पड़ेगा, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा क्या है कि साइक्लोन की उत्पत्ति के लिए क्या क्या कारण जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा इसकी एक प्रमुख विशेषता क्या थी कि जितने भी आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं, ठीक है, पूरब से पश्चिम दिशा की ओर। ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ स्टर्लीज। पूर्वा व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर, ठीक है, पूर्वा व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, अब ये कौन सा है? अमेरिका का भाग है, ठीक है, ये कैरेबियन आइलैंड है, कैरेबियन द्वीप समूह है, ठीक है। यहां क्या आता है? आपको हरिकेन आता है जो ऐसे मूव करता है, पश्चिम से, सॉरी, ईस्ट से वेस्ट की तरफ आता है और महाद्वीप के पूर्वी किनारों को क्या करता है? डैमेज करता है, ठीक है। ये क्या है? बेसिक चीजें, सबको जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे, जब पढ़ते हैं साइक्लोन किसे कहते हैं, ठीक है, तो हमें इसके बारे में सब कुछ क्लियरिटी होनी चाहिए। लेकिन फानी के बारे में, एक तो मैंने बताया कि 126 साल में 14वां बार ऐसा हुआ है जो अप्रैल में आया है, पिक्यूलियर नेचर था इसका। दूसरा, ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही होता है और 8 से 20 डिग्री, 5 से भी ले सकते हैं इसको, लेकिन विषुवत रेखा के पास इसकी उत्पत्ति नहीं होती। अब क्यों नहीं होती? ये क्या है? कोर सब्जेक्ट है, कोर पार्ट है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज क्या है कि कॉरियोलिस फोर्स, कॉरियोलिस बल। एक्चुअली ये फोर्स नहीं है, इफेक्ट है, प्रभाव है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है। अपरेंट फोर्स कहा जाता है, आभासी बल कहा जाता है, ठीक है। कॉरियोलिस बल जो है, कॉरियोलिस बल और अक्षांश में प्रत्यक्ष संबंध होता है। अक्षांश, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कॉरियोलिस फोर्स एंड लैटिट्यूड, लैटिट्यूड एंड कॉरियोलिस फोर्स। हायर द लैटिट्यूड, हायर द कॉरियोलिस फोर्स। यानी कि जैसे ये लैटिट्यूड्स है, ये अक्षांश रेखाएं हैं, तो जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश की तरफ जाएंगे कॉरियोलिस फोर्स की इफेक्ट, इसका जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होता चला जाएगा, और जैसे जैसे हम निम्न अक्षांश की ओर जाएंगे कॉरियोलिस फोर्स का भी मान क्या हो जाएगा? घटते चला जाएगा। इक्वेटर पर कितना होता है? 0 डिग्री इक्वेटर पर कॉरियोलिस फोर्स का मान कितना होगा?
जीरो होगा, जीरो। जब जीरो होगा तो याद रखिएगा आप लोग जब पढ़ेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विकास के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्या क्या दशाएं होनी चाहिए। तो आप उसमें पढ़ेंगे कि कॉरियोलिस फोर्स शुड नॉट बी जीरो, और चूंकि एक पर क्या होगा, 1 डिग्री पर कॉरियोलिस प्रभाव ज्यादा नहीं होगा, 2 पर भी नहीं होगा, बहुत कम होगा। तो सामान्यतः देखा जाता है कि इक्वेटर के पास आसपास 2 डिग्री 3 डिग्री के आसपास कॉरियोलिस प्रभाव कम होता है, इसीलिए वहां चक्रवात की उत्पत्ति सामान्यतः नहीं होती। लेकिन फानी चक्रवात 126 साल में, ये तो अप्रैल में आया, और एक, ठीक है ना, और मैंने क्या बताया कि 2 डिग्री पर उत्पन्न हुआ। यह क्या थी, एक इसका एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हो गया, एक अलग कैरेक्टर हो गया। दूसरी चीज देखते हैं, सामान्यतः चक्रवात कहां से जाता है, पश्चिम से पूरब की तरफ। ये शुरू में आया पश्चिम, ठीक है, लेकिन जैसे लगा कि ये तमिलनाडु कोस्ट को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, इट सडनली मूव्ड टुवर्ड्स नॉर्थ। कहां चला गया, उत्तर की ओर चला गया, और किसको स्ट्राइक किया, उड़ीसा। साइंटिस्ट लोग परेशान हैं, ज्योग्राफर लोग परेशान हैं कि ऐसा हुआ क्यों। ये तो बात की बातें हैं, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है फानी के बारे में, क्या इसके विशिष्ट गुण थे। ये भी पूछ सकते हैं कि कैसे कैसे इसका मार्ग हुआ, क्या हुआ। और कोर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोर एरिया यानी कि इसका बेसिक चीज कि साइक्लोन की उत्पत्ति के लिए क्या कारण जिम्मेदार होते हैं, कौन से, ट्रॉपिकल साइक्लोन। हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे हैं। साइक्लोन की में जो मूवमेंट ऑफ एयर होता है, वहां से भी क्या हो सकता है, दे कैन आस्क द क्वेश्चन। तो जो आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि साइक्लोन क्या है, साइक्लोन इज अ सेंटर ऑफ लो प्रेशर surrounded by enclosed isobars. ठीक है, एंड व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम सेंटर टू सरकमफेरेंस, और जैसे हम सेंटर से सरकमफेरेंस की तरफ जाते हैं, अर्थात चक्रवात क्या है, निम्न दाब का केंद्र होता है, और केंद्र से, और यह चारों तरफ से समकेंद्रीय रेखाओं द्वारा क्या होता है, घिरा होता है, और केंद्र से परिधि की ओर जाने पर क्या होता है, दाब में वृद्धि होती है। यानी कि यहां अगर हम कहें 1000 मिलीबार है, तो यहां 1000 1 मिलीबार हो गया। मिलीबार में हम प्रेशर को, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। यहां 1000 2 मिलीबार हो गया, मान लिया। यहां 1000 3 मिलीबार हो गया, यहां 1000 4 मिलीबार हो गया। यानी कि केंद्र से जैसे जैसे हम आते हैं वैसे वैसे क्या होता है, वायु दाब में वृद्धि होती है। और हम ये जानते हैं कि जो एयर का मूवमेंट होता है, एयर, हवा, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। क्लैरिटी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एयर। और जब हवा में क्या होती है, हवा में क्षैतिज गति होती है। जब हवा में क्षैतिज गति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं।
हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। और ये विंड क्यों मूवमेंट होता है, हवा में क्षैतिज गति क्यों उत्पन्न होती है? बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, अर्थात वायु दाब में परिवर्तन के कारण। ये सब क्या है? बेसिक चीजें जो आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब परिवर्तन के कारण होता है, इसलिए हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। अब यहां भी देख लीजिए, यहां हाई है, यहां लो प्रेशर है, और जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं प्रेशर बढ़ते चला जा रहा है, तो हवा क्या हो जाएगी? इस तरफ मूव करना शुरू। ठीक है, जिसकी दिशा क्या होती है? दिशा जो है, इसका डायरेक्शन किस में होगा? इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा की ओर। अब ये क्यों होगा? तो आपको मालूम है होना चाहिए कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने राइट साइड और दक्षिणी गोलार्ध में अपने लेफ्ट साइड मुड़ जाती है। किसके कारण? तो कॉरियोलिस प्रभाव के कारण। तो ये चीज आपको क्या है? इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बेसिक पार्ट हो गया आपका, कंसेप्चुअल पार्ट हो गया, ये कोर पार्ट हो गया। और फानी, ठीक है, फानी क्या है? ये जो चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया, अप्रैल महीना में आया। ठीक है, तो अब ये किससे जोड़ देगा आपको? करंट से। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अब इसकी जानकारी किसी किताब में नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि अभी कोई किताब छपा नहीं होगा। और सिर्फ क्या है, अब 126 साल में सिर्फ 14वां बार था जो क्या हुआ? अप्रैल महीना में आया। 2 डिग्री पर इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। ये मिलेगा कहां से? तो पेपर से। ठीक है, और यदि आपको सिलेबस पूरा क्लियर है, अगर आपने सिलेबस देखा हुआ है, सिलेबस के बारे में गहन अध्ययन किया है, या प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो आपके दिमाग में क्या होगा? वो चीजें सिलेबस फीड हो जाएगा। सो आई ऑलवेज सजेस्ट द स्टूडेंट्स, those who are preparing for civil services, and they are dedicated, those who are honestly preparing, because there is a large number of students every year. They rush to the metro cities like Delhi and other big cities like Allahabad, and where coaching centers are there. But out of lakhs, only 1 or 2% are honestly preparing for their services. So I am talking about those who are honestly preparing, जो ईमानदारी पूर्वक तैयार कर रहे हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि उन्हें सबसे पहले क्या करना है? उस सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए। Just feed that syllabus in your mind. In month or two, just go through the papers of particular subject the UPSC has asked in the previous years. आप उन प्रश्नों को देखिए, दिमाग में आपको 2-4 बार देखेंगे, 5 बार, तो दिमाग में वो क्या हो गया? अनकॉन्शियस माइंड में दैट विल बी फीड। अब क्या होगा? whenever you will use to read the paper, जब भी आप पेपर पढ़ेंगे, सडनली कोई न्यूज आ गया,
साइक्लोन या ड्रॉट, फ्लड स्ट्राइक करेगा, ओ ये तो हमारा सिलेबस का पार्ट है। और जैसे स्ट्राइक किया, टेक योर पेन एंड पेपर, टेक योर नोटबुक, और आपको मालूम होना चाहिए कि कोई अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो लगातार 2-3 दिन पेपर में न्यूज आता है, और उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट है तो आप देखेंगे उस पर एक आर्टिकल भी आ जाता है। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली यू हैव टू रीड दैट, मेक अ पॉइंट, write down on your notebook, in your notebook, consult with your coaches. Coaches in the sense, we are coaches, we are not teachers. ये चीजें करनी है आपको, and definitely these things are going to help you. ये चीजें ध्यान रखनी है। ये कब होगा, जब आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई दिस पॉइंट। क्योंकि आपको याद रखना है कि क्वेश्चंस, जो अधिकतर क्वेश्चंस आएंगे मेंस में या प्री में, कुछ पार्ट तो कोर पार्ट का होगा, और अधिकतर पार्ट कहां से होगा, उसका जो टेल पार्ट होगा वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा। जैसे मैंने आपको ये बताया एक एग्जांपल देकर, उसी तरह अभी एक और न्यूज में आपको बताता हूं, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इफ्लॉज मुंबई। अब देखिए, ये एनवायरमेंट से भी रिलेटेड हो जाएगा, ज्योग्राफी से, लेकिन आपको ये ज्योग्राफी सेक्शंस में ज्यादा इसका ही है। ठीक है, इफ्लॉज मुंबई। ओके, देखिए इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड फ्लड, इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम, वार्निंग सिस्टम, यानी कि समन्वित बाढ़ सूचना प्रणाली, समन्वित बाढ़ सूचना प्रणाली मुंबई। अब देखिए यह प्रश्न देखिए, रिसेंटली किया गया है। मुंबई इज द ओनली सेकेंड सिटी ऑफ इंडिया विच हैज दिस टाइप ऑफ सिस्टम इंस्टॉल्ड। मुंबई भारत का मात्र दूसरा शहर है जहां बाढ़ की पूर्व सूचना देने के लिए, ओके, वार्न करने के लिए लोगों को कि बाढ़ की संभावना हो सकती है। तो उसके लिए क्या किया गया, इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम को इंस्टॉल किया गया मुंबई। आप लोग पिक्चर भी देखा होगा, बाढ़ पर बनी है मुंबई के बाढ़ पर। एवरी ईयर व्हेन द रेनफॉल इंक्रीजेस in Mumbai,
एवरीवेयर देयर इज अ, आप देखते ही होंगे न्यूज में आता है कि लाइफ डिस्टर्बटेड ड्यू टू फ्लड इन मुंबई। मेट्रोपॉलिटन सिटी डूब जाता है पानी में। तो वहां क्या लगा है? इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। एंड चेन्नई वॉज द फर्स्ट। चेन्नई भारत का पहला सिटी है जहां यह लगाया गया था, इस तरह का वार्निंग सिस्टम। अब यहां देखिए, दो चीजें याद रखना है फ्लड के बारे में। रिसेंटली अगर कुछ ऐसा हुआ है तो और जब ये आप न्यूज़पेपर पेपर में पढ़ेंगे तो उसी के आसपास, उसी न्यूज में आपको कभी अगर ऐसा हो सकता है कि पहले किसी जगह बाढ़ आया हो तो उसके बारे में भी कुछ चर्चा हो जाती है। और खास करके आजकल इस समय पे बहुत चर्चा हो रही है, आर्टिकल्स आ गए। few year ago you all have heard about the flood of Kerala। कुछ सालों पहले केरला में, मुश्किल से 2 या 3 साल पहले केरला में विशाल, बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। ठीक है, अब उस पर जब रिसर्च किया गया कि क्या कारण है, तो वैज्ञानिकों ने एक नया कंसेप्ट दिया। वैज्ञानिक कहें या फिर भूगोलवेता कहें, जो रिसर्च कर रहे थे उस पर कि बाढ़ क्या कारण है कि इतना डिवास्टेशन आया, तो एक नया कंसेप्ट दिया, हंगरी वाटर। हंगरी वाटर। और कहा कि हंगरी वाटर, हंगरी मतलब आप समझती हैं क्या होगा? भूखी, सॉरी प्यासी, भूखी। हंगरी वाटर इज द मेन रीजन बिहाइंड द फ्लड ऑफ केरला। अब ये हंगरी वाटर क्या है? कहीं किताब में नहीं मिलेगा आपको। बाढ़ मिलेगा। बाढ़ क्या होता है? तो योजना आयोग के अनुसार जब नदियां अपने खतरे की निशान से ऊपर बहने लगती है तो उसे बाढ़ कहा जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में जब नदी का पानी बाहर की तरफ फैल जाता है और बहुत बड़े क्षेत्र को उसमें डुबो देता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। योजना आयोग कहता है कि when river flows above its danger line, that is called flood। अब डेंजर लाइन से ऊपर बहने लगी, पानी बाहर फैला या नहीं फैला उससे कोई मतलब नहीं। सामान्य बोलचाल की भाषा में यही कहा जाए कि भाई जब नदी का में अधिक जल की मात्रा हो जाती है तो नदी क्या होता है? अपने जल को इधर उधर फैला देती है। इसी को फ्लड कहा, इसी को बाढ़ कहा जाता है। लेकिन अब एक नया कंसेप्ट दिया गया, हंगरी वाटर का कंसेप्ट। व्हाट इज हंगरी वाटर? अब ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? न्यूज़पेपर में। और यहीं से क्वेश्चंस आपको क्या हो जाएगा? बन जाएगा। आप पूछोगे क्या है? आउट ऑफ सिलेबस है। तो हमने क्या बताया शुरू में ही? ज्योग्राफी इज नॉट स्टैटिक सब्जेक्ट। ज्योग्राफी जो है एक स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है, इट इज अ डायनामिक। यह एक डायनामिक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो डायनेमिक सब्जेक्ट है और प्रश्न पूछे जो जाते हैं, मैंने आपको प्रश्न का आंसर बताया, उसमें क्या होगा कि जब प्रश्न पूछा गया तो उसमें आपको कोर पार्ट से भी होगा। जैसे फानी साइक्लोन के बारे में पूछ दिया गया तो यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इट इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन।
और उसी में क्या कर दिया, 3-4 और भी ऐड कर दिए, 2 पार्ट ऐड कर दिए उसके बेसिक पार्ट से और 2 पार्ट करंट पार्ट से जोड़ दिए, और इनमें से कौन सही है या कौन गलत है। तो उसके लिए कोर पार्ट तो आप बुक से मिल जाएगा, बट द थिंग्स विच आर related to the current affairs, you will not get that things in the box. और ये भी है कि आपको ये नहीं कि कहीं पेपर में आता ही आता है, न्यूज आता ही आता है, कभी यूपीएससी उस पर क्वेश्चन भी बनाता है। ऐसा नहीं कि कुछ हुआ और न्यूज नहीं आया, यूपीएससी ने क्वेश्चन बना दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सीधे सीधे क्वेश्चंस ये रहते हैं, न्यूज आता है, न्यूज पर बेस्ड क्वेश्चन रहता है, उसमें उसको बेसिक क्वेश्चन से ऐड कर देता है, बेसिक पार्ट से, और फिर उसको क्या कर देता है, करंट अफेयर से जोड़ देता है। अब मैंने आपको बताया हंगरी वाटर का कंसेप्ट, तो अब ये क्या है हंगरी वाटर, तो जानना पड़ेगा आपको कि हंगरी वाटर किसे कहा जाता है। द वाटर ऑफ रिवर विच इज डिप्राइव्ड फ्रॉम सेडिमेंट। देखिए नदी अपने साथ क्या लेके आती है, नदी अपने साथ अवसादों को लेकर के आती है, सेडिमेंट्स लेकर चलती है, अवसाद, सिल्ट, ठीक है ना, सिल्ट। सिल्ट को क्या कहा जाता है, नेचुरल फर्टिलाइजर कहा जाता है, नेचुरल फर्टिलाइजर, प्राकृतिक खाद कहा जाता है। और बाढ़ का जो एरिया होता है वो बहुत अधिक फर्टाइल क्यों होता है, क्योंकि बाढ़ आता है हर एक साल और उस पर सिल्ट बिछ जाता है, और सिल्ट को क्या कहा जाता है, सिल्ट क्या होता है, बहुत बारीक कण होते हैं जो नदियां लेके आती है। अब वो सिल्ट क्या करता है, सिल्ट को नेचुरल फर्टिलाइजर कहा जाता है, तो बाढ़ के एरिया में क्या कर देती है, इसको बिछा देती है। और जिस नदी में सिल्ट की मात्रा कम होती है उस नदी के जल को प्यासी नदी कहा जाता है, प्यासी जल की नदी कही जाती है। अब ये क्यों हुआ, तो केरला में आप देखते हैं 40 या 45 बांध हैं। अब बांध बना दिया गया नदियों पर, तो जब बांध बना दिया जाएगा तो नदी का जल क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, और स्थिर होने से क्या होगा, उसके सेडिमेंट्स कहां जमा हो जाएंगे, नीचे बेड में, ठीक है। इसके अलावा ये नदी बह रही है, यहां से क्या किया गया है, इलीगल माइनिंग या माइनिंग के द्वारा यहां के बालू को, सैंड को क्या किया गया है, निकाल लिया गया है, खोद करके बाहर निकाल लिया गया है। और सैंड छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको नदी क्या कर देती है, कैरी करती है। यहां माइनिंग द्वारा सैंड को साफ कर दिया गया, यहां नदी को क्या कर दिया गया, वाटर को डैमिंग कर दिया गया, रोक दिया गया, तो नदी का जल क्या हो गया, स्थिर हो गया। तो उसके सारे सेडिमेंट्स क्या हो गए, सेटल डाउन। अब क्या हो गया, केरला में खूब बारिश हुई, ओके, डैम वर स्टार्टिंग ओवरफ्लोइंग, पानी यहां ऊपर बहुत अधिक भर गया, तो सडनली क्या किया गया, द गेट ऑफ डैम वॉज ओपेन्ड। जल के, डैम के जो ये था, गेट था, इसको ओपन कर दिया गया। जब ओपन कर दिया गया तो पानी जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा। अब क्यों, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, बहुत ज्यादा थी। क्यों, क्योंकि इस नदी में सेडिमेंट की मात्रा नहीं थी। सेडिमेंट क्या करता है, अवसाद क्या कर देता है, नदी के फ्लो को, स्पीड को कम करता है। Since the water was devoid of sediments, it rushes to get the sediment. चूंकि क्या था, इस जल में, नदी के जल में सेडिमेंट की मात्रा कम थी, नहीं के बराबर थी, तो नदी को क्या चाहिए, उसको प्यास लगी, उसको सेडिमेंट चाहिए। उसने क्या किया, एरिया को इंक्रॉच करना शुरू किया, एंड दैट वाज द रीजन बिहाइंड डिवास्टेशन। अब ये किसी किताब में नहीं मिलेगी आपको, किसी भी किताब में यह आपको देखने को नहीं मिलेगा।
तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, कोर प्लस करंट अफेयर। अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, हम ईमानदार हैं या नहीं ये दुनिया नहीं बता सकती, ये हम खुद ही अपने आप को एनालाइज करते हैं। इट इज इनबिल्ट कैपेसिटी टू नो योरसेल्फ, whether you are honest or not. This can be judged only by you. और अगर आप सही में वास्तविक रूप से तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि 1 साल या 2 साल जब आप दें परीक्षा, तो आप अपने आप को योग्य बना पाए क्लियर करने के लिए। What is going to happen in future? Nobody is knowing. कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन हम उसके लिए प्रयास तो कर सकते हैं। और जिन्होंने भी पास किया है, they all have 2 hands, 2 legs, 2 eyes, everything जो हम में है। सिर्फ स्ट्रेटजी में अंतर हो सकता है, वर्क हार्ड कैसे हम मेहनत करते हैं इसमें अंतर हो सकता है। एंड फर्स्ट एंड मेजर थिंग इज हाउ मच यू आर ऑनेस्ट। देयर इज अ नीड टू लव दिस यूपीएससी जस्ट लाइक यू लव विथ योर बिलवेड। जिस तरह आप अपनी प्रेमिका और प्रेमी से मोहब्बत करते हैं, उसी तरह आपको करना पड़ेगा। देन यू विल क्लियर दिस डेफिनेटली। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं 2 ही चीज बताई। फर्स्ट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज नीडेड। सेकेंड थिंग इज, वट एवर यू आर गोइंग टू रीड, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका सिलेबस पूरा क्लियर होनी चाहिए। Previous year's questions, you have to be go through that. और third thing, कि whenever you are going through paper, जब भी आप पेपर पढ़ रहे हो, तो आप जब जो सिलेबस देखे हो उसको क्या करो, दिमाग में रख करके देखोगे कि कौन कौन सा न्यूज जो है हमारे किस सिलेबस के पार्ट से है। ऑलवेज कीप पेन एंड नोटबुक विथ योरसेल्फ, अपने पास रखेंगे हम पढ़ने के समय, और उसको लिखते चले जाएंगे। और मैंने ये भी बताया कि ज्योग्राफी इज वेरी डायनेमिक, लेकिन डायनेमिक है तो इसमें आपको करंट पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और दूसरे बेसिक जो भी हमारे फंडामेंटल और बेसिक थिंग्स जो हैं उसको याद रखने पड़ेंगे। और उसके लिए एनसीईआरटी। अब देखिए, लास्ट है जो एग्जाम, दोज हु आर गोइंग टू अपीयर ऑन द नेक्स्ट मंथ एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड बाय यूपीएससी। ठीक है, अब जो वो पढ़ चुके हैं उसी को क्या करें, रिवाइज करें, उसी को रिवाइज करना। देयर इज नो नीड टू गो हियर एंड देयर नाउ। अब यहां से इधर जाने की जरूरत नहीं है। ओके, ओनली NCERTs, sorry, whatever they have already done, उसी को रिवाइज करें। Those who are starting their preparation or preparing for 2021, उनके लिए मैंने स्ट्रेटजी बता दी with number of questions UPSC has asked in preliminary examination. What should be your strategy? ठीक है, और अभी जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि देखिए, मई या जून में एग्जाम शेड्यूल था, ठीक है, और अभी अक्टूबर में, तो लास्ट ईयर जून से लेकर के जब प्री एग्जाम खत्म हुआ था, ओके, फ्रॉम जून टू अक्टूबर, नॉट अक्टूबर, एटलीस्ट अगस्त, लास्ट ऑफ अगस्त, all the geographical news, all the news related to geography
All the news, whether that is related to coral barrier, barrier reef, वहां का भी न्यूज है। एंड वो न्यूज किसका है? इन्वायरमेंट का भी है और क्या कहते हैं ज्योग्राफी का भी है। ठीक है, फानी साइक्लोन का हो गया। अंटार्कटिका में क्या है? देयर इज अ रेड हो रहा है अंटार्कटिका एल्गी के कारण। तो ये सब चीजें क्या है? जून से लेकर के अगस्त तक, क्योंकि अभी अक्टूबर में एग्जाम है, पहले मई में शेड्यूल था, अक्टूबर में हो गया। तो जून से लेकर के अगस्त तक के बीच की ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको अच्छे से एक बार देख लीजिए, और करंट अफेयर्स के साथ साथ उसके बेसिक चीज को, जैसे मैंने बताया ना, फानी, साइक्लोन। सो आपको जानना पड़ेगा कि साइक्लोन क्या है, कैसे ओरिजिनेट होता है, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन, ये भी जानना पड़ता है। कौन कौन सा एरिया अफेक्टेड होता है, इफेक्ट होता है उससे। और फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अभी नेमिंग होता है, नाम दिया जाता है। कौन नाम देता है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एंड यूनेस्को सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों ने मिलकर के 2000 से क्या किया है, आपको नेमिंग करना शुरू किया है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनेस्को इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन, ओके, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन, फॉर एशिया, इन दोनों ने मिलकर के सन 2000 से क्या किया, साइक्लोन का नेमिंग करना शुरू किया। और फनी नाम किसने दिया? थाईलैंड ने दिया, थाईलैंड ने। अब देखिए उसमें कितने देश हैं? कुल 8 देश हैं। इंडिया है, एक लिस्ट बनाया गया देशों का, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और एक और कंट्री है आपको, ओमान, पाकिस्तान, ओके, ठीक है, ओमान। अब इन सभी ने 8-8 नाम प्रपोज किए हैं, सभी ने 8-8 नाम। तो कुल कितने हो गए? 64 नाम का लिस्ट हो गया। अब इसी लिस्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर से सबका नाम आता है। जैसे अभी ओमान ने दे दिया इसका नाम, अब फिर किसका बाद आएगा? जब भी कोई ऐसा आएगा हिंद महासागर में या बे ऑफ बंगाल में, अरबियन सी में, जो भी अगर कोई क्या कहते हैं साइक्लोन आएगा, तो अब ओमान के बाद फिर किसका नंबर आएगा? इंडिया नाम देगा। फिर इंडिया के बाद कौन देगा? बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान। इसी तरह क्या होता है, नेमिंग किया जाता है। कब से हो रहा है? 2000 से। तो दीज आर द बेसिक, दीज आर नॉट बेसिक थिंग्स, दीज आर जानना पड़ेगा आपको। तो लास्ट जो मैं बता रहा हूं कि ज्योग्राफी के लिए 2 चीजें करनी है आपको। एटलस पर ध्यान देना है, अभी न्यूज में है, आपको एटलस का एक आइलैंड है जो जिसका मैं बता रहा हूं आपको, लेबोस आइलैंड, ग्रीक आइलैंड है एक, जिसको हम मिटी लाइन भी कहते हैं। अभी न्यूज में है, ये एजियन सी में है, ठीक है, एजियन सी मेडिटेरियन सी के पास है, एजियन सी।
अब इस एजीएन सी, अब क्वेश्चंस क्या पूछ देंगे, एजीएन सी के बगल में आपको मारा मारा सी भी है, ठीक है। एजीएन सी के बाद बगल में आपको कौन कौन सा है, मारा मारा सी है, सी ऑफ मारा मारा। एजीएन सी के जस्ट बगल में आपको सी मिलेगा, सी ऑफ मारा मारा। अब पूछ देगा कि विच स्ट्रेट ज्वाइंस एजियन सी एंड सी ऑफ मारा मारा, और वहां के आसपास का जितने सी हैं, आयोनियन सी बगल में होगा, टैरेनियन सी बगल में है, उसके मेटेरियन सी का पार्ट है, एड्रियाटिक सी है उसके बगल में, देखेंगे तो हम इन सभी को हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम इस न्यूज को पढ़ रहे हैं, एजियन सी को पढ़ रहे हैं, वहां बगल में आपको सी ऑफ मारा मारा है, वहां आपको डार्डेनल स्ट्रेट है, तो उसके आसपास के एरिया को हम मार्क कर लेंगे। पॉसिबिलिटीज है कि वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। उसके आसपास जो भी सी है उसे याद रखना है। उसके आसपास आपको मेटेरियन सी मिलेगा, आयोनियन सी मिलेगा, सी ऑफ क्रीट मिलेगा, आप देखेंगे मैप उठा करके। तो दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये कैसे इंपॉर्टेंट है, न्यूज में था अभी। तो आई होप this session in which I have talked about the strategy for preparation, how you all have to prepare honestly. Okay, this session will help you definitely to some extent. Okay, तो इसके साथ ही मैं ज्योग्राफी से संबंधित जो टॉपिक है उसको मैं समाप्त करता हूं। आधे घंटे बाद मैं फिर आपको इकोलॉजी, इन्वायरमेंट पे एक और लेक्चर लूंगा, उसमें भी स्ट्रेटेजी और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। ओके, टिल देन गुड बाय।